बेटा अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। मास कितना है m और टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ हीट सप्लाई करूं तो हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो मैंने इसके टेम्परेचर को 20 से 30 करना है तो ऑब्वियसली हीट देनी पड़ेगी। लेकिन सोचो कि अगर इसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मैंने 20 से 40 करना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या कम हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाना है, कितनी हीट देनी पड़ेगी वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में चेंज कितना लाना है। समझ आ रही है? अगर थोड़ा चेंज लाना होगा तो थोड़ी हीट देंगे, और अगर हम टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लाना चाहें तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। एक चीज, ठीक है, हीट किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर में कितना चेंज लाना उस पे। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डिफरेंट है, एक का मास है m और दूसरे का मास है बेटा 2m, और एक के टेम्परेचर को 20 से 30 करना है, दूसरे के टेम्परेचर को भी 20 से 30 ही करना है। अब ज्यादा हीट किसको देनी पड़ेगी? बड़े वाले को नहीं, हैवियर वाले को। बड़ा वाला किसने बोला? मास ज्यादा है ये बोला मैंने, साइज थोड़ी। तो जिसका मास ज्यादा है, सेम टेम्परेचर में चेंज लाना है। अभी क्या पढ़ा कि कितनी हीट देनी पड़ेगी वो तो डिपेंड करता है टेम्परेचर में चेंज कितना लाना है। दूसरे केस में क्या किया मैंने, टेम्परेचर में जो चेंज लाना है वो एक जैसा है, लेकिन एक बॉडी लाइटर है और एक हैवियर है, तो अब किसको ज्यादा हीट देनी पड़ी? हैवियर को। दैट मीन्स कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो हीट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो अभी तक सामने आ रहे हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं? एक तो उसका मास कितना है और दूसरा टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है। एक और फैक्टर है, मान लो दोनों मास बराबर है, एक वुड है और एक आयरन का पीस है, मास दोनों का बराबर है। अब टेम्परेचर को बढ़ाना है 20 से 30, किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? अरे वुड को ज्यादा देनी पड़ेगी यार, लकड़ी तो गर्म होगी नहीं, इसमें तो ट्रांसमिशन ही नहीं होगी। तो मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। राइट डाउन, ये सब दिमाग में रखना। द अमाउंट ऑफ हीट required by a substance to increase its temperature depends on number one, mass of the substance, and number two, change in temperature required. So we can say therefore dq, अगर amount of heat हमने दिया, it depends on m dt, किसके प्रोपोर्शनल है dq? m into dt, which means कि ये जो dq है, हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो we'll put some constant here, है ना, उस कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो c है ये डिपेंड करता है नेचर पे। c इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। c depends on the nature of substance. It is known as specific heat. नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे मैं बताऊंगा
कि इसको स्पेसिफिक हीट ही क्यों बोलते हैं। इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। जूल पर मोल पर केल्विन। C, मैथमेटिकली C इज इक्वल टू dq by m dt। ठीक है, dq क्या है? हीट। हीट मींस एनर्जी, तो एनर्जी का ऐसे यूनिट क्या है? जूल। m क्या है? जूल पर Mass। किलोग्राम पर केल्विन। तो इट इज रिटन एज जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो यूनिट है जो हम यूज करते हैं क्या है वो बोलो? प्रैक्टिकल यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और यहां देखो, ये डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, बात एक ही है, क्योंकि यहां पर चेंज की बात हो रही है। तो यहां भी आपने कन्वर्शन नहीं करनी है। जब dt है तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और अगर आपको C का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, लिख सकते हैं क्या? C का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, dq क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। हीट मींस एनर्जी, एनर्जी मींस वर्क, वर्क मींस m1 l2 t minus 2 डिवाइडेड बाय m क्या है? मास, मास मींस m1 और dt है k1, क्योंकि टेम्परेचर भी तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सो इट बिकम्स m0 l2 t minus 2 k minus 1। ठीक है, जो जो आप थर्मल फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ोगे वहां आपको k दिखेगा तो हैरान नहीं होना, क्योंकि टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहले दिन आपको बताया था, इट इज वन अमंग द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब सोचोगे इसे हम C को स्पेसिफिक हीट ही क्यों बोला? मैथमेटिकली C इज इक्वल टू, डेफिनेशन देखो बेटा C की। C को मैथमेटिकली लिखेंगे dq by m dt। अगर m की वैल्यू है 1 kg या 1 ग्राम भी बोल सकते हैं, 1 kg या 1 ग्राम, एंड dt है 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। अगर ये दोनों यूनिट वैल्यूज हैं तो C क्या होगा? C विल बी इक्वल टू dq। ठीक है, अब सोचो C मतलब जिसे हमने स्पेसिफिक हीट बोला है इज डिफाइंड एज, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये सबसे पहले लिखेंगे स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन। अभी देखो हमने बना ली डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, है ना? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम or 1 gram of a substance by 2 नहीं, by 1 degree Celsius या 1 Kelvin। It is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree। तो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज है ना, 1 kg 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। पर्टिकुलर वैल्यू है, इसलिए स्पेसिफिक मींस पर्टिकुलर। ये जो स्पेसिफिक हीट है इसे हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में। जब हम मास ले रहे हैं तो इसे हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तब केजी की जगह मोल बोलोगे, इट इज कॉल्ड जोल पर मोल पर केल्विन।
और ये स्पेसिफिक हीट जो है, ये स्पेसिफिक हीट भी डिवाइडेड है इनटू 2 कैटेगरीज। अगेन वो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक रहेगा। स्पेसिफिक हीट की 2 टाइप्स है, और उन 2 टाइप्स को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, that is Cp, and specific heat at constant volume, that is Cv। और इनके बीच में एक बड़ा फेमस सा रिलेशन है जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रूव भी करते हैं। मैं लिख देता हूं, Cp minus Cv is equal to R. This R is called as the ideal gas constant. नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेसिकली हीट अकाउंटिंग है। जैसे अकाउंट्स होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, उस तरह से हीट अकाउंटिंग पे बेस्ड है। इट सेज कि जब भी 2 बॉडीज के बीच में, 2 सब्सटेंसेस के बीच में हीट एक्सचेंज होती है, क्यों होती है हीट एक्सचेंज? पहले दिन बताया था, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे, दूसरी लोअर टेम्परेचर पे, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट एक्सचेंज होगी। जब भी 2 बॉडीज के बीच में हीट एक्सचेंज होगी तो एक लूज कर रही है, दूसरी गेन कर रही है। तो यही अकाउंटिंग है, जितना एक लूज करेगी उतनी ही दूसरी गेन कर लेगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जितना एक का टेम्परेचर कम होगा उतना दूसरे का बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर नाम की कोई चीज नहीं है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। तो हीट अकाउंटिंग पे बेस है। क्या स्टेटमेंट है? when there is exchange of heat, when there is exchange of heat between 2 substances, then the heat lost by one is equal to the heat gained by the other। एक बॉडी जितनी हीट लूज करेगी, दूसरी बॉडी इतनी ही हीट गेन करेगी, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, देखो m1 c1 dt1 is equal to m2 c2 dt2। dq है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? देखो सिंपल लॉजिक है, ये लॉजिक पे बेस्ड है। हीट लॉस बाय वन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर, प्रोवाइडेड कोई रेडिएशन की वजह से लॉस नहीं हुआ। जैसे हम फ्रिक्शनलेस बोलते हैं ना सरफेस, बट यहाँ हम बोल रहे हैं कि कोई लॉस नहीं हो रहा, मतलब आइडियल सिस्टम है। कैलोरीमेट्री वर्ड का क्या मतलब है? बेसिकली एक डिवाइस, एक वेसल होता है, कंटेनर, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट लिक्विड्स को मिक्स करते हैं। इस कंटेनर को कैलोरीमीटर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। तो इट इज एक्चुअली a vessel in which the calorimetry, in which the heat exchange takes place experimentally।
क्वेश्चन समझते हैं बेटा? क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, सिंपल दिखेगा आपको क्वेश्चन। देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस is mixed with 50 gram of water at 80 degrees Celsius. What is the temperature of mixture? जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर कितना होगा? अगर 100 ग्राम पानी, ये लिखिए ना स्टेटमेंट, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम पानी है, 50 उसका टेम्परेचर है, 50 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 80 है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर? सोचना पहले। एक कंटेनर में 100 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। दूसरे कंटेनर में 50 ग्राम पानी है और इसका टेम्परेचर कितना है? एक में अमाउंट ज्यादा है, टेम्परेचर कम, दूसरे में अमाउंट कम हो गया लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है, राइट? अब दोनों को मिक्स करेंगे तो पानी तो 150 ग्राम हो जाएगा, बट उसका टेम्परेचर कितना होगा? इक्वेशन लिखने से पहले, एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन लिखने से पहले सोचो होगा क्या? क्या हीट इधर से इधर आएगी या इधर से इधर जाएगी? बोलो फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। हीट का फ्लो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, नॉट फ्रॉम हायर क्वांटिटी टू लोअर क्वांटिटी। हीट का फ्लो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। हीट फ्लो करती है फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, तो यहां से यहां जाएगी हीट, ठीक है? उससे क्या होगा? उससे इस पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो हीट लूज करेगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जो हीट गेन करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब वैल्यू 80 से कम होगी, 50 से ज्यादा होगी, बीच में आएगी ना कोई वैल्यू, मीन नहीं फाइंड करना कि ये इसको दोनों को ऐड करे और 2 से डिवाइड करे, वो नहीं, क्योंकि जितना ये लूज करेगी हीट उतना ये हीट गेन करेगी। ये 50 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो वो 100 ग्राम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, उसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा जितना इसका कम हो रहा है। मैथमेटिकली करके देखेंगे तो समझ में आएगा, बट पहले आपको लॉजिक तो पता चलना चाहिए कि जो भी रिजल्ट हमारा आने वाला है वो 80 से कम होगा और 50 से ज्यादा होगा। लेट द रिजल्टेंट टेम्परेचर इज T. सर डन। Let the resultant temperature is T. Therefore, C तो C लिखूंगा क्योंकि वाटर है ना, C इंटू M इंटू dt होगा बेटा 80 माइनस T, क्योंकि टेम्परेचर 80 से कितना हो गया? T। दूसरे ने कितना गेन किया? C इंटू 100 इंटू T माइनस 50। समझ में आया? जो रिजल्टेंट टेम्परेचर है वो 80 और 50 के बीच में होगा, 80 से कम 50 से ज्यादा। ये C और C आउट, ये 2 आ गया, तो 80 माइनस T इज इक्वल टू 2 इंटू T माइनस 50। एट्टी माइनस T will be equal to 2T minus 100। इसे इधर ले आओ, 180 will be equal to 3T, तो T कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। और यहां देखो इसका 20 कम हुआ, उसका लेकिन 10 ही बढ़ा। किधर गई? इसमें आई डिस्ट्रीब्यूट 10 थोड़ी आई हीट, टेम्परेचर 10 बढ़ा। हीट तो जितनी इसने लूज की उतनी इसने गेन की, तो इसके 50 ग्राम ने लूज की, इसके 100 ग्राम ने वो हीट गेन करी है। लूज की 50 ने तो गेन की 100 ने,
तो इसलिए इसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा। हाँ, एक चीज आप खुद चेक कर लो, अगर दोनों 50-50 ग्राम होते, खुद चेक कर लेना, फिर जितना इसका टेम्परेचर कम होगा उतना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर, हीट तो हमेशा ही सेम होगी, जितना ये लूज करेगी एनर्जी, हीट मतलब एनर्जी, उतनी एनर्जी ये गेन करेगा। लेकिन टेम्परेचर जितना इसका कम हुआ उतना इसका तब बढ़ेगा अगर मास बराबर है। तो करके चेक कर लेना, m और m भी कट जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर m1 और m2 बराबर है तो रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा T1 + T2/2। नोट कर लो, करना दो। The temperature of equal masses, the temperature of equal masses of three different liquids A, B and C, three different liquids A, B and C are 12 degrees Celsius, 12, 19 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively। कितना कितना है? A का 12 है, B का 19, C का 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक, द टेम्परेचर, आगे फुल स्टॉप डाल के लिखना, द टेम्परेचर when A and B are mixed, the temperature when A and B are mixed is 16 डिग्री सेल्सियस। A और B को मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर आता है 16 डिग्री सेल्सियस। And when B and C are mixed, and when B and C are mixed, it is 23 degrees Celsius. It is 23 degrees Celsius. What would be the temperature when A and C are mixed? A और B को जब मिक्स किया, A का टेम्परेचर कितना था? 12, B का था 19 और आया कितना? इसका मतलब इससे हीट, इसमें हीट आगे हो गई इससे निकल के। तो ऐसे लिखेंगे जब A और B को मिक्स किया, A एंड B का मिक्सचर, मास तो बराबर है, मैं M नहीं लिखने वाला, लिखूंगा CA इनटू टेम्परेचर 12 से 16 हो गया तो चेंज कितना हुआ? 16 - 12, इट इज इक्वल टू B, दैट इज CB, टेम्परेचर 19 से 16 हो गया तो 19 - 16। अगर M लिख भी लो, MAMB, वो तो बराबर है, कैंसिल। सो इससे आपके पास ना ये बनेगा CA/CB कितना है? 19 - 16 is 3, 16 - 12 is 4, CA/CB कितना हुआ? 3/4। इजी क्वेश्चन था। फिर A और B के बाद B और C को मिक्स किया, जब B और C को मिक्स किया ये दोनों को, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना आया? 23। इसका मतलब 19 से बढ़ के 23 हुआ और 28 से कम होके 23 हुआ, तो CB इंटू 23 - 19 इज इक्वल टू CC इंटू 28 - 23। ये 28 से 23 हुआ तो चेंज कितना हुआ? 28 - 23। ये 19 से 23 हुआ तो चेंज कितना हुआ? 23 - 19। तो CB इंटू 23 - 19 कितना हो गया? 4। इट इज इक्वल टू CC इंटू 5। तो CB डिवाइडेड बाय CC कितना हो गया? 5/4। अब देखो आपको चाहिए क्या? हमें चाहिए टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर जब A और C को मिक्स करें। मान लो A और C को मिक्स किया, टेम्परेचर हो गया T, ये A है और ये C है, तो A का स्पेसिफिक हीट है CA, टेम्परेचर 12 से बढ़ के 28 से कम होगा तो इट विल बी T - 12, इट इज इक्वल टू CC इंटू 28 - T। नहीं दिख रहा? दिख रहा है? तो CA डिवाइडेड बाय CC इज इक्वल टू 28 - T डिवाइडेड बाय T - 12। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो CB कैंसिल हो जाएगा, एक का डिनोमिनेटर है एक का न्यूमरेटर है, तो मल्टीप्लाई हो गया बनेगा 3/4 इंटू 5/4 कितना होगा? 15/16।
तो ये आपके पास लेफ्ट साइड आ गई 15/16 इक्वल टू 28 माइनस टी, टी माइनस 12। सॉल्व कर लोगे आगे? हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करने ही क्या अब। फिफ्टीन इंटू टी माइनस 12, 28 माइनस टी, या 16 इंटू 28 माइनस टी। 15t माइनस 180, 16 इंटू 28 माइनस 16t, 16 21 31t इक्वल टू 16 इंटू 28 प्लस 180, तो t आ जाएगा 16 28 180 डिवाइडेड बाय 31। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 20.25 डिग्री सेल्सियस। कर लो, पहले करके चेक कर लो, ऐसे नहीं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? वाटर का स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज हाफ ऑफ दैट। स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब क्या होता है वो बताऊंगा। ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नहीं भैया, वो तो टेम्परेचर है, वो तो डेंसिटी है उसकी, या टेम्परेचर पे तो डेंसिटी होती है। ये स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट होने का मैंने इसलिए डेफिनेशन लिखवाई, डेफिनेशन बना के। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होने का मतलब है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम पानी है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसके टेम्परेचर को 21 करना है, तो 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी बस। इसका ये मतलब है, और कुछ नहीं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट? 1 कैलोरी। ठीक है, या आपको पता है बेटा 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जोल होता है, इसे आप बोल सकते हैं 4.2 जोल बोल सकते हैं। तो हम ये भी बोलेंगे कि अगर कैलोरी की जगह में जोल लिखूं, 4.18 जोल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, क्या मतलब हुआ? देयरफॉर ऐसे लिखो 1 कैलोरी और 4.1 ऑफ हीट is required to raise the temperature 1 gram of a substance by 1 degree Celsius। और 1 केल्विन बोल दो, चेंज तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बराबर है। और अगर हमारे पास आधा ग्राम या 1 ग्राम आइस है, तो उसको हाफ कैलोरी ही देनी पड़ेगी। हाफ कैलोरी मतलब 2.09 जोल। समझ आए? स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी में यूज नहीं हो जाना है। स्पेसिफिक हीट डेफिनेशन लिखिए, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम आप भी बोल सकते थे। आप इसको केजी में कन्वर्ट करके देखो कितनी हीट चाहिए, कर सकते हैं? करके दिखाओ कि ये जो वैल्यू मैंने लिखी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एस यूनिट में कन्वर्ट करो।